This is our first lecture of BHIC 101 code Geographical Region and Sources Unit 1। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कि जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री विदाउट जोग्राफी इज लार्जली इनकम्प्लीट and devoid of its vital substance. History derives its focus and concept of space. The history of human and history of environment are mutually influences each other. History बिना geography के बहुत ही incomplete है और devoid है। Geographical features जो है वो history में एक बहुत ही vital role और vital substance के रूप में आता है और उसका importance बहुत है। Space के concept में भी देख लेंगे तो है। History का हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री ह्यूमन का होता है और इन्वायरमेंट का भी होता है कि उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था, इन्वायरमेंट भी ग्रेजुअली चेंज किया। सो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते रहता है हमेशा। जोग्राफिकल फैक्टर्स, उस समय का जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या था, अब का क्या है। सो इट ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। रोल ऑफ हिमालयाज देखेंगे जोग्राफिकल फीचर्स में। हिमालयाज का क्या इंपॉर्टेंट रोल था उस समय। द हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर टू साइबेरियन कोल्ड विंड्स। और अभी भी हिमालयाज का क्या इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज जो था वो एक बैरियर एक्ट करता था कोल्ड विंड्स जो आते थे नॉर्थ से, उसके लिए नॉर्थ इंडिया में वो इंटर नहीं करे। अगर वो हिमालयाज नहीं होता तो डायरेक्ट जो कोल्ड विंड्स थे वो इंटर करते और जो हमारा क्लाइमेट नॉर्थ में वार्म रहता है वो नहीं रहता। तो हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर टू साइबेरियन कोल्ड विंड्स। बिकॉज ऑफ दिस climate in North India has been warm, and warmer climate has played an important role in the flora and fauna, which has made a suitable climate for human life. That's why population density of India is more. हिमालय का जो हिमालयंस जो है वो नॉर्थ में कोल्ड विंड्स डायरेक्ट नहीं आए, साइबेरियन कोल्ड विंड्स नहीं आए, उसको रोकता है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वार्म है, जिसकी वजह से अगर वार्म क्लाइमेट, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहेगा तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन विल बी लेस। वार्मर क्लाइमेट है जिसकी वजह से पॉपुलेशन मोर है, फ्लोरा एंड फौना अच्छा है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गुड है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इसीलिए इंडिया में मोर है। इट एक्ट एज ए बैरियर टू फॉरेन इन्वेडर्स। हिमालयाज जो है वो फॉरेन इन्वेडर्स के लिए भी बैरियर की तरह एक्ट किया है। थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री नो इन्वेजन्स वॉज विटनेस फ्रॉम चाइनीज साइड एक्सेप्ट इन 1962। कोई भी इन्वेजन इंडियन हिस्ट्री में चाइनीज साइड से कभी भी नहीं देखा गया, केवल 1962 में एक बार हुआ था। एज हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट टू क्रॉस इन लार्ज ग्रुप। हिमालयाज को एक लार्ज ग्रुप में क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। The Himalayas ranges is almost incrossable for large groups, but small passes found through Himalayan ranges have enabled socio-cultures. लार्ज ग्रुप में तो आप उसको पास कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल पासेस हैं जिसके वजह से सोशो कल्चर और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट इंडिया का आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत अच्छा है। हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स। हिमालय बहुत सारे रिवर्स का सोर्स रहा है, बहुत सारे पेरिनियल रिवर्स का, एंड दीज रिवर्स हैव बीन कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इन इंडियन थ्रू आउट एजेस। और क्योंकि रिवर्स जहाँ पहले के समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन या डिफरेंट सिविलाइजेशंस में भी हम लोग देखेंगे कि पहले के लोग वहाँ ज़्यादा इस्टेब्लिश करते थे, वहाँ सिविलाइजेशन ज़्यादा रहता था जहाँ पर रिवर्स थे, क्योंकि वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी। इफ देयर विल बी नो वाटर देयर विल बी नो लाइफ। So river was there and it also led to the cradle of civilization and culture of India throughout ages. Hills and mountains have divided India into different geographical regions. Different hills, mountains है जिसके वजह से इंडिया जो different geographical regions में divided है. As a result of this, regional culture emerged, जिसके वजह से regional culture भी emerge हुआ है. Vindhyas have been ensured that political military divisions in North India did not have much impact in the peninsular India. विंध्यास में जो पॉलिटिकल मिलिट्री डिविजन्स हैं नॉर्थ इंडिया में
वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है किसको, पेनिनसुलर इंडिया को, मीन साउथ इंडियन को। As a result of this, culture in peninsular India continues to flourish, जिसके वजह से peninsular India में जो culture है वो flourish करते रहा। Because of hilly terrain, Maratha could fight against Mughal using guerrilla warfare, क्योंकि hilly terrain था नॉर्थ में इंडिया का, उसके वजह से मराठास जो है वो फाइट कर पाता है मुगल से गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत। और अभी भी हम लोग इजराइल फिलिस्तीन वॉर में देखेंगे कि गुरिल्ला वॉरफेयर इज बीइंग यूज्ड। सो गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस टर्म, व्हाट वाज गुरिल्ला वॉरफेयर। रोल ऑफ फर्टाइल प्लेन्स, जोग्राफिकल रीजन सोर्सेज में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस था। पहले तो हिमालयास का हम लोग इंपॉर्टेंस देख लिए, अब फर्टिलिटी ऑफ प्लेन्स का क्या रोल था। So fertile soil availability in the North India had ensured large empire emerged in the North, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था नॉर्थ इंडिया में, उसके वजह से बड़ा बड़ा एम्पायर्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ में इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि फर्टिलिटी अच्छा रहेगा तभी तो लोग वहाँ आएंगे, पॉपुलेशन होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा और एम्पायर वहीं पे इस्टेब्लिश करेंगे अपना एम्पायर। Whoever controlled North India controlled South, but opposite was not seen because of resource provided by fertile plains. ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में भी कि जो भी नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया वो साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर पाया, लेकिन जो साउथ को कंट्रोल किया वो नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कभी नहीं कर पाया, क्योंकि साउथ को कंट्रोल करने से फर्टाइल प्लेन्स नहीं था, सो रिसोर्सेज वाज लिमिटेड। बट नॉर्थ में अगर आप कंट्रोल करें तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज था। French failed against British because of their focus was on South, whereas British captured Bengal and sealed the fate of India. फ्रेंच क्यों हार जाता है ब्रिटिशर्स से? फ्रेंच इसलिए हार जाता है ब्रिटिशर्स से क्योंकि उन लोगों का मेन मोटिव साउथ को कैप्चर करना था, नॉर्थ को कैप्चर करना नहीं था। वहीं पे ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था? नॉर्थ को कैप्चर करना। वो लोग बंगाल को कैप्चर करते हैं क्योंकि बंगाल का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी प्रॉस्पेरस था और ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा था, वो पोर्ट से बहुत कनेक्टेड था। तो ब्रिटिशर्स वर स्मार्ट विद देयर माइंड, दे डिड अ स्मार्ट वर्क एंड दैट्स व्हाई फ्रेंच फेल्ड। फर्टाइल प्लेन्स कैपिटल ऑलवेज लूटेड बिटवीन लाहौर टू कैलकाटा। हम लोग देखते हैं कि क्योंकि फर्टाइल प्लेन्स था इसीलिए हमेशा फर्टाइल प्लेन्स के कैपिटल्स को लूट भी किया गया लाहौर और कैलकाटा के बीच में, जितने भी प्लेसेस थे ज़्यादातर, जैसे कि दिल्ली को लूट किया गया था नादिर शाह के द्वारा। फर्स्ट में हम लोग जोग्राफिकल फैक्टर्स में रोल ऑफ हिमालयाज देखें, कैसे साइबेरियन विंड से हम लोगों को हेल्प करता है, वार्मर क्लाइमेट देता है, कुछ कुछ स्मॉल पासेजेस जिसके वजह से हम लोग कल्चर सोशल कॉन्टैक्ट कंटिन्यू हो रहा है। सेकेंड में हम लोग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देखें, कैसे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हेल्प कर रहा है। सो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के वजह से जो बड़े बड़े एम्पायर्स है वो हमेशा वहाँ पर रहे। जो नॉर्थ को रूल किया वो साउथ को भी किया, लेकिन जो साउथ को किया वो ऑपोजिट हम लोग नहीं देखे नॉर्थ को किया, क्योंकि रिसोर्सेज साउथ में लिमिटेड है। फ्रेंच का मेन फोकस साउथ में था इसीलिए वो पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर पाया। वहीं पे ब्रिटिशर्स का मेन फोकस नॉर्थ में था, बंगाल को कैप्चर करता है, रिसोर्सेज प्लेंटी मिला जिसकी वजह से वो पूरा इंडिया को कैप्चर कर पाया। सो गिव एग्जाम्पल्स, इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम्पल्स यू आर गोइंग टू फेच मोर मार्क्स। अब जोग्राफिकल रीजन्स एंड सोर्सेज में मिनरल्स, फॉरेस्ट मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कंट्रीब्यूट करता है। मोस्ट पावरफुल एम्पायर इमर्ज्ड इन दोज एरियाज वेयर नेचुरल रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन प्लेंटी। जो बड़ा बड़ा एम्पायर था और जो इम्पोर्टेंट पावरफुल एम्पायर्स था वो वहीं पे ज़्यादातर एरियाज में रहा है जहाँ पर रिसोर्सेज प्लेंटी में था। The Magadhan imperialism was a far more successful than 15 other Mahajanpad because of availability of iron ore, iron mines, timber and natural resources in the Magad region. हम लोग देखते हैं कि मगध imperialism, other 15 total 16 महाजनपद were there, but मगध क्यों सबसे ज़्यादा establish और flourish करता है? क्योंकि वो मगध रीजन में था और मगध रीजन में बहुत ही रिच माइंस था। अभी भी यू कैन गो एंड सी झारखंड, देर आर रिच माइंस और डिफरेंट प्लेसेज आर देयर। उड़ीसा में आप चल जाइए वहाँ भी अच्छे अच्छे माइंस है। तो कैलकाटा में है, तो क्या हुआ, मगध इसीलिए फ्लरिश किया क्योंकि वो मगधन रीजन में स्टैब्लिश किया अपना फुट होल्ड।
और अदर 15 महाजनपद वहाँ पर स्टैब्लिश नहीं किए, इसलिए उतना वो फ्लरिश नहीं किए। तो मिनरल फैक्टर वॉज ऑल्सो देयर, मिनरल फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो देयर, नेचुरल रिसोर्सेज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर। अवेबिलिटी ऑफ आयरन अलाउड मगधन रूलर टू यूज आयरन वेपन्स। आयरन का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था मगध रीजन में, जिसके वजह से आयरन वेपन्स बना पाए मगध के जो रूलर थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बना, लार्ज स्केल में बना। देयर आर्मी वॉज फार मोर सक्सेसफुल, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा वेपन्स रहेगा तो आपका आर्मी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल रहेगा। सो हाउ डिड मिनरल एंड फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल? पहले तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्ममेंट्स बना पाइएगा, क्योंकि एफई का ज़्यादा रिसोर्सेज था मगध रीजन में। मगध फ्लरिश किया आयरन वेपन्स बनाने में, जिसके वजह से उनका आर्मी स्ट्रांग हुआ और सक्सेसफुल हुआ। बस इतना आपको करना है। उसके बाद रोल ऑफ क्लाइमेट। रोल ऑफ क्लाइमेट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफिकल फीचर में, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन कैसे करता है। तो जितना ही वार्मर क्लाइमेट होता था उतना ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा तो लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। बट अगर वार्मर क्लाइमेट है, कोल्ड भी है, समर भी है, मॉडरेट क्लाइमेट है, so people will like to be there more. So the warmer climate of North India, when compared with the Trans-Himalayans, has ensured that the most of the vegetation and human population could not flourish through ages. क्योंकि warmer climate था नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ट्रांस हिमालयाज की वजह से बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाया, पॉपुलेशन नहीं, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन उतना फ्लरिश नहीं किया था बहुत एजेस तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो वार्मर क्लाइमेट था वो धीरे धीरे कम वार्मर होने लगा, जिसके वजह से फिर फ्लरिश हो गया नॉर्थ इंडिया में। तो पहले तो बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा वो टेम्परेचर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इन द नॉर्दर्न इंडिया। रोल ऑफ रिवर्स, रिवर का क्या रोल था? रिवर्स आर नैरो इन फुटहिल्स ऑफ माउंटेन, दीज रिवर्स कुड बी विदाउट बोट्स एंड अदर टेक अर्ली मेन। तो रिवर का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। रिवर्स जो थे वो बहुत नैरो थे फुट हिल्स में, और दीज रिवर्स कुड बी क्रॉस्ड विदाउट बोट्स, बिना बोट्स के भी हम लोग इसको क्रॉस कर सकते थे। अदर टेक अर्ली मेन सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स, और इसीलिए पहले के लोग जो थे वो फुट हिल्स पे इस्टेब्लिश करते थे, फुट हिल्स पे रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, ओशंस रहेगा, रिवर्स रहेगा लैंड पे, तो दिक्कत होगा उसको क्रॉस करने पे। लेकिन वही अगर फुट हिल्स पे है तो वो नैरो रहता है, उसको क्रॉस करना इजी रहता था बिना बोट का, तो वो लोग आराम से क्रॉस कर लेते थे, इसीलिए वो लोग फुट हिल्स पे ज़्यादा रहते थे। रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज एग्रेरियन। रिवर्स जो है वो दोनों सोर्स के काम आते थे, ड्रिंकिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एंड एग्रेरियन विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर में यूज होता था। दैट इज़ वाई कल्चर एंड सिविलाइजेशन इमर्ज्ड इन द रिवर वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। इसीलिए कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों इमर्ज करता है रिवर वैली सिविलाइजेशन में, एंशिएंट टाइम्स में। तो एक चीज हम लोग देखेंगे कि कल्चर सिविलाइजेशन मेनली वहां इमर्ज कर रहा था जहां पर रिवर था, इसलिए रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो अगेन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इट। रिवर्स जहाँ होते थे वहाँ लोग पहले ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वो एरिया को क्रॉस करना इजी था, क्योंकि उसमें बोट्स का अवेलेबिलिटी नहीं था, लोग फुट हिल्स पे रहते थे। और वाटर जो है वो ड्रिंकिंग, पीने के लिए और एग्रीकल्चर दोनों के लिए काम आता है। लोग वहाँ ज़्यादा, और कल्चर और सिविलाइजेशन वहाँ ज़्यादा फ्लरिश किया जहाँ रिवर्स था, इसलिए रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। रिवर्स ऑल्सो एक्टेड एज पॉलिटिकल बाउंड्रीज थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर्स जो है वो पॉलिटिकल बैरियर्स के तरह एक्ट किया है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री में। रोल ऑफ कोस्ट, कोस्ट कैसे हेल्प किया? The extensive Indian coastline have allowed to mountains and trade and commercial contact with outside world throughout ages, even when overtrade routes were obstructed due to political development, sea route remained open. कोस्ट जो है
वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड एंड कॉमर्स में। अभी भी कोस्ट पे सीज आती हैं, पोर्ट्स रहते हैं, तो जैसे कि ब्रिटिशर्स आए तो वो पोर्ट से आए और बंगाल को कैप्चर किए। तो कोस्ट हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, है कि नहीं, कमर्शियल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो एक्सटेंसिव इंडियन कोस्ट लाइन हैव अलाउड टू मेंटेन ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो कोस्ट लाइन के वजह से, कोस्ट के वजह से, इंडिया के कोस्ट के वजह से इंडिया आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स कर पाया है। सालों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं ये चीज़ को। It was due to this regions that Harappan civilization continued to flourish in Gujarat region for many centuries. क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन गुजरात के पास कोस्ट है, तो गुजरात कोस्ट से ट्रेड एंड कॉमर्स कंटिन्यू हो रहा था, इसीलिए हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत साल तक फ्लरिश किया, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स कंटिन्यू हो रहा था। द फॉरेनर्स कमिंग फ्रॉम अरब वर्ल्ड एंड यूरोप reached peninsular India before north because of facilities provided by ports in Indian coast. फॉरेन जो थे अरब से आ रहे थे, यूरोप से आ रहे थे, क्यों आ पा रहे थे? क्योंकि कोस्ट था, कोस्ट पे इंडिया का जो कोस्ट था उस पे वो लोग आराम से पहुंच जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था उन लोगों को पोर्ट्स पे आने में, इंडिया के कोस्ट पे आने में। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम। रोल ऑफ मॉनसून एंड रेनफॉल कैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है इसका। मॉनसून रेनफॉल रिड्यूस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट से वेस्ट में मॉनसून जो है वो डिक्रीज करते जाता है। डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न, और ऐसे ही फॉरेस्ट का पैटर्न भी सेम होता है। जितना ही ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा, उतना ज़्यादा घना फॉरेस्ट होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। तो वेस्ट में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा फॉरेस्ट है ईस्ट से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। द डेवलपमेंट इन द रेन शैडो रीजन इन द महाराष्ट्र हैज़ बीन डिक्रीजिंग थ्रू आउट एजेस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल। Agriculture could not progress. Similarly, it has also been pictured in Gujarat and Rajasthan, where rainfall is extremely limited. लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि रेन शैडो रीजन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर गया है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होने के चलते एग्रीकल्चर उतना प्रोग्रेस और फ्लरिश नहीं कर पाता है। तो रेन शैडो रीजन हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन टुडेज वर्ल्ड फॉर इंडिया। Geofactor and political fragmentation. Because of extensive geographical extent, Indian rulers get little time to look for colony outside India and to subjugate Trans-Hind Kush region. On the other hand, foreign invasions was far more frequent throughout Indian history. क्योंकि political fragmentation क्यों हो पाया इंडिया में, फॉरेन इन्वेजन क्यों हुआ, कॉलोनियल रूल क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था और उसके कोस्ट पे जाना, उससे कोस्ट से वो लोग इंटर करते थे, इन्वेजन करते थे। नादिर शाह इन्वेट किए, अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेजन किया और ब्रिटिशर्स आए। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा था और जो भी रूलर नॉर्थ में रहते थे वो साउथ को अच्छे से रूल नहीं कर पाते थे, मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा था। दिस वर्ड यू कैन कोट बाय पुटिंग द ब्रैकेट that check and balance, and you can underline this also, check and balance was not possible. The rulers who were ruling the north were not able to rule south as they were ruling the north. उतने अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से लोग आ रहे थे, इन्वेड करके चले जा रहे थे। So invasion was possible and colonial rule was also there. So in the next lecture, we are going to cover the literary sources, and then we are going to cover the archaeological sources, and we are going to be done with this unit 1 BHIC 101 code. So thank you everyone.